नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 के जीके सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 44। ये सारे सेट में जो क्वेश्चंस हैं वो 25 रहेंगे और बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन के अंत तक बने रहें और देखें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन है 556, 639, 656 और 654। आपको ए बी सी या डी चार ऑप्शन दिया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है 639, यानी बी इसका सही जवाब था। और सबसे ज़्यादा मांसपेशियां कहाँ होती है, तो हमारी जो पीठ है, जिसको बैक बोलते हो, सबसे ज़्यादा पीठ में मांसपेशियां होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है। क्वेश्चन एक बार फिर, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है। भारत चीन, जर्मनी एवं पोलैंड, उत्तरी एवं अमेरिका एवं कनाडा और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो किन को जोड़ती है, ये चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जो जोड़ती है या विभाजित करती है, डिवाइड करती है, उनके बीच से जो लाइन क्रॉस किया है वो है 38वीं समांतर रेखा। तो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे है कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। ये समस्थानिक क्या होता है ये जानना जरूरी है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एक पार्ट है, एक टर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक ही तत्व का परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जैसे एक तत्व है उसके छोटे छोटे कण को परमाणु बोलते हैं, तो उनकी संख्या, परमाणु संख्या जब समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। समझिए चीज़ों को। समस्थानिक क्या होता है, जब एक ही तत्व के परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान पर परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उससे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो इसमें समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है इस टाइप से समस्थानिक के बारे में। तो ये था, तो कहता है कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। कैंसर, पेचिस, निमोनिया और हैजा। इसका सही जवाब क्या है, कैंसर। ए इसका सही जवाब था। अच्छा, कैंसर में क्या होता है, कैंसर को कर्क रोग या कर्कट रोग भी बोलते हैं। कर्कट रोग, कर्क रोग या कर्कट रोग भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कोशिका, मानव शरीर के अंदर जो कोशिका और उत्तक होते हैं उनका असामान्य रूप से विभाजन होता है, इसलिए इंसान इसमें डेथ हो जाती है इंसान की। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज था, कैंसर को कर्क रोग या कर्कट रोग भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 4 पर आते हैं। बंगाल बंग भंग आंदोलन कब हुआ था या बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो हुआ क्या था कि जब अंग्रेज लोग जब थे तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, और ये समय है लॉर्ड कर्जन का। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक बहुत ही बाहुल्य मुस्लिम प्रांत बनाया जाए। इसको करते हुए उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच तो एक मतभेद बना ही दिया उसी समय से। तो अंग्रेजों का एक उद्देश्य था कि बाहुल्य, बहुत ही बड़ी संख्या में एक मुस्लिम प्रांत बनाया जाए, इसलिए जो भारत का बंगाल क्षेत्र था उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बात है 19 जुलाई 1905 की। 1905 की कब की बात है, 19 जुलाई 1905 की बात है, जब बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया गया। उसके उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे कर्जन। कौन थे, कर्जन थे। ठीक है, तो ये कब की बात है, तो ये 1905 की बात है। तो यही था बंग भंग आंदोलन। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, पुष्यमित्र, बृहद्रथ, सुशर्मा और सत्यधनवन। तो इसका सही जवाब है सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। अच्छा, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम था वसुदेव। क्या नाम था, वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, इससे हमें मनोबल मिलता है। लाइक करने से आपको कुछ खर्च नहीं होता, कुछ घटता नहीं, बट हाँ हमें ज़रूर मिलता है, वो है मनोबल। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया। क्वेश्चन फिर से समझिए, कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान था जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति में क्या हुआ था, हरित क्रांति का उद्देश्य था जो कृषि फसल होता है उसके उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, कृषि फसल में उत्पादन में वृद्धि करना। तो अब क्या हुआ था, जब पंचवर्षीय योजना की आई थी तो उसमें ऑप्शन दिया गया है दूसरी, पहली, चौथी और तीसरी। तो ये बात है तीसरी पंचवर्षीय योजना की। ये कब से कब तक चला था, 1961 से 1966 तक।
1961 से 1966 तक पंचवर्षीय योजना का थर्ड फेज था, तीसरा पंचवर्षीय योजना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, जो कृषि है उसको इम्प्रूव करना, खासकर कौन से अनाज पे, गेहूं के अनाज पे, ध्यान रखिएगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का एम क्या था, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना, और उसमें किस अनाज की ज़्यादातर कोशिश की गई थी बढ़ाने की, वो था गेहूं, ठीक है। तो उसी ने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो हरित क्रांति किससे जुड़ा है, हरित क्रांति फसल उत्पादन से की वृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्लियर की बात है। अच्छा, एक कंसेप्ट ये आता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन, और इसका जवाब क्या था, डी, दैट वाज तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70%, 50 से 60%, 40 से 50% और 55 से 65%। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ए, बी, सी या फिर डी इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 50 से 60%। और कोयला का जो 4 टाइप होता है, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, ठीक है, इन सब में सबसे बेहतर कोयला कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 98% तक होती है। और सबसे पुअर क्वालिटी कोयला कौन सा होता है, तो होता है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा महज 50 से 60% होती है। और बेहतर क्वालिटी कोयला जो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 98% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, विर्चाउ, स्टार्सबर्गर, पीटर सिट, कार्ल लिनियस। इनमें से बताना है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब क्या है, विर्चाउ। और कब किया था इन्होंने, वो किया था 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, कुछ कमी है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करके पहले लाइन में दिया गया है वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ इसका पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है, क्वेश्चन एक बार फिर, चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, नागपुर, रायपुर, कानपुर और भोपाल। इसका सही जवाब क्या है, कानपुर, सी इज द राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क कहाँ पर है, भारत में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मेघालय और सिक्किम। इसका सही जवाब क्या है, उड़ीसा, बी वॉज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क कहाँ पे, उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्लियर है दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो या वीडियो देखते हो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि रोज़ आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चंस के जो बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनका सेट का आपको मज़ा से पढ़ पाओ और डिटेल में पढ़ पाओ, ताकि आपकी परीक्षा में सफलता आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो आप लोग। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, क्वेश्चन एक बार फिर, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, एल्ब्यूमिन, लाइपेज, यूरियस और माल्टोज। इसका सही जवाब क्या है, यूरियस। इसका सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है केरल, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादक राज्य है वो तो केरल है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ कौन उत्पादित करता है, तो वो देश का नाम है थाईलैंड। और सब भारत कौन से रैंक पे है, वो है 4th रैंक पे। भारत 4th रैंक पे यानी 4थे रैंक पे है। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बैंकॉक। और थाईलैंड का जो करेंसी है वो है बात या भाट, ठीक है, कुछ भी है सेम ही है। तो थाईलैंड की करेंसी और कैपिटल हम लोग पढ़ लिए। और भारत कौन सा रैंक है, 4था रैंक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो रबड़ का पेड़ होता है, उसके जो पेड़ से जो दूध निकलता है जिससे रबड़ बनता है, उस दूध को क्या बोलते हैं, उसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु और गोवा। सामान्य नागरिक संहिता क्या होता है, या इसको समान आचार संहिता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कानून है या जिसको पंथ निरपेक्ष कानून भी बोलते हैं, मतलब सबके लिए एक समान कानून, ठीक है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी जिक्र की गई है। तो यही बोला जाता है, इसको लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में डिस्क्राइब किया गया है? तो आंसर इज 44, अनुच्छेद 44। और इसका सही जवाब क्या है? सब किस राज्य में समान नागरिक संहिता अभी एप्लीकेशन चल, मतलब वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है? तो स्टेट इज गोवा, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है टेंटेलम, रोडियम, ओस्मियम और एंटीमोनी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपको जाता है किसको? सी को, ओस्मियम को। अच्छा, सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अच्छा, सबसे भारी धातु पढ़ ली ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, लेकिन सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो वो है प्लैटिनम। क्या है? प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्नाह, चौधरी रहमत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली, बी को जाता है। और दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, इससे हमें मनोबल मिलता है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान। चलिए अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चन आप लोग टास्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुरु शिखर कहाँ पर है, गुरु शिखर कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। इसका सही जवाब क्या है? काली मिट्टी, ए इसका सही जवाब था। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस किस स्टेट में है? वो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर आपका गुजरात में है, उसके बाद आपका कर्नाटका में है, उसके बाद आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात। इन 4 स्टेटों में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। एक एचपी नहीं अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 700 वाट, 746 वाट, 656 वाट और 655 वाट। इसका सही जवाब क्या है? 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, बी इसका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 27 जून, 21 सितंबर और 7 मई। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है 14 नवंबर। और ये कब से मनाया जाता है? 1991 से। क्लियर है? चलिए मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, क्षमा चाहता हूँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इनमें से बताना है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इटली की मुद्रा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इटली की मुद्रा क्या है? डॉलर, लीरा, यूरो और येन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, यूरो। इटली एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। अच्छा, इटली कैपिटल क्या है? वो है रोम। यहाँ की राजधानी क्या है? रोम। और इटली का बहुत ही फेमस जगह है जिसको कहते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा एक जगह है, वहाँ की झुकी हुई मीनार है जो बहुत फेमस है, ठीक है, अजूबों में से आता है वो। तो इटली की मुद्रा क्या थी? यूरो। और इटली कैपिटल रोम। और इटली में फेमस क्या है? पीसा की झुकी हुई मीनार। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, दैट इज महर्षि गौतम। इसका सही जवाब था। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, पहले लाइन पे आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन
कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पर आते हैं। आलू किस कुल का है, यानी आपको बताना इनमें से किस कुल में आलू आता है। क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, पोएसी और ग्रैमिनी। इसका सही जवाब क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी ग्रुप में ही इसी कुल में आलू आता है, बी इसका सही जवाब था। और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में हरा सूर्य निकलता है? इसका आप थंबनेल भी देखे होंगे कि किस देश में हरा सूर्य निकलता है। ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हरा सूर्य किस देश में निकलता है? ताइवान, स्विट्जरलैंड, जापान और नॉर्वे। इसका सही जवाब क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे में हर दिन 5 से 6 सेकंड के लिए सूर्य का रंग हरा दिखता है, इसलिए बोलते हैं किस देश में हरा सूर्य निकलता है। इसका सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे की करेंसी क्या है? वो है नॉर्वेनियन क्रोन। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? वो है ओस्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी पे जाते हैं 25 पर। चूहे के विष में प्रयोग होता है। आपको बताना है कि चूहे के विष में क्या प्रयोग होता है। जिंक नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड, नाइट्रिक अम्ल, जिंक क्लोराइड। इसका सही जवाब क्या है? जिंक फास्फेट, बी इसका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विज 247 के साथ। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।